सीजन 2 के पहले पार्ट में हमने देखा था अंकल फेस्टर ने वेडनेसडे को विलो हिल घुसने में मदद की, जहां उसने पता लगाया कि जिस लोइस की वह तलाश कर रही थी वह कोई इंसान नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी का एक्रोनिम था। वेडनेसडे मेंटल असाइलम में घुस जाती है और सारी सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी कर देती है। उस मेंटल असाइलम का ओनर वहां एक सीक्रेट बेसमेंट बनाकर आउटकास्ट की मौत को नकली दिखाकर उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। उसी ताकत की मदद से वो खुद को एक आउटकास्ट में बदलकर अपनी बेटी को एलियन बना देना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो खुद को आउटकास्ट में बदल रहा था सब गड़बड़ हो गया। उसकी बेटी ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन वेडनेसडे जहाँ जाती है वहाँ सब ठीक कैसे रह सकता है। ये सारा प्रोसेस डॉक्टर फेयरबर्न की असिस्टेंट जूडी के अंडर में हुआ, जो इस पूरे प्रोसेस की मास्टरमाइंड साबित हुई। उसका मकसद अपने पिता का काम कंटिन्यू करना था। जैसे ही चीजें बिगड़ने लगी, फेस्टर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक ब्लैकआउट कर दिया, जिससे विलो हिल के पेशेंट्स में अपराइजिंग हो गई। उसी मेंटल असाइलम में टेलर भी था। इस उथल पुथल में जो वेडनेसडे और फेस्टर ने पैदा की थी, टायलर ने फुल हाइड रूप धारण कर लिया और ऐसा लग रहा था कि उसने मैरिलिन थॉर्नहिल को मार दिया। उसे मौका मिलते ही उसने वेडनेसडे पर हमला किया और उसे मारने की कोशिश में खिड़की से बाहर गिरा दिया। उसी वक्त इनिड ने पुलिस को कॉल कर दिया। टायलर जंगल की ओर भाग जाता है और वेडनेसडे को मरने के लिए छोड़ देता है। अब सवाल ये है कि टेलर वेडनेसडे को मारने के लिए किस हद तक जाएगा और क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए चलिए अगला पार्ट शुरू करते हैं। सीजन 2 का पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सीजन 2 के पार्ट 2 की शुरुआत वेडनेसडे से होती है, जो कोमा में थी और उसकी मॉम हॉस्पिटल में उसके पास बैठी उसे कहानी सुना रही थी। वेडनेसडे के पिता मॉम के पास आकर पूछते हैं कि वेडनेसडे अब कैसी है, तो मॉम बताती हैं कि इस कहानी को सुनकर ये कोमा से जल्दी वापस आ जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। उन दोनों के जाने के बाद वेडनेसडे कोमा से जाग जाती है, लेकिन जैसे ही वो जागती है उसका सामना एक पुरानी जान पहचान वाली शक्ल से होता है, जो नर्स की यूनिफॉर्म में होती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रिंसिपल वीन्स होती है, जो पहले ही मर चुकी थी। वेडनेसडे उसे देखकर तुरंत उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो जादुई दरवाजे से निकलती है तो किसी और दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ भी उसके सामने ये प्रिंसिपल आ जाती है। उसे देखकर वेडनेसडे पूछती है, क्या मैं नरक में हूँ? लेकिन प्रिंसिपल बताती है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि मरकर भी तुम्हारी जिंदगी को आजाद बनाना मुझे बहुत पसंद है। प्रिंसिपल उसे भाषण देने लगती है कि तुम अपने कर्मों की वजह से इस हाल में हो। इस पर वेडनेसडे उसे कहती है कि अपना भाषण बंद करो और मेरी शक्तियाँ वापस करो। तभी प्रिंसिपल उससे कहती है, जागो। और हमें पता चलता है कि ये सब वेडनेसडे के दिमाग में चल रहा था, और हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे की नई स्पिरिट गाइड है। अगले सीन में हम उस मेंटल असाइलम की डायरेक्टर जूडी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखते हैं, जो बताती है कि 2 हफ्ते पहले हमारी लाइट चली गई थी, जिससे कई सारे मरीज फरार हो गए और उस हादसे में कई लाइफ्स भी चली गई। मेंटल असाइलम से फरार होने वालों में टेलर भी था, जिसके बारे में सबको बताया जाता है कि ये एक खतरनाक इंसान है। अगर कोई इसे देखे तो हमें तुरंत बताएं, क्योंकि उसे कई गन शॉट्स भी लगी हैं। तभी किसी ने डायरेक्टर जूडी को बताया कि वेडनेसडे को होश आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जूडी ने एक मिस्टीरियस आदमी को कॉल किया, जो अभी अभी जंगल के बीचों बीच एक शव दफना कर आया था। ऐसा लगता है कि उसने इस आदमी को एस्केप पेशेंट्स को खत्म करने का काम सौंपा है, जो LOIS एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, और अब केवल एक बचा है, पेशेंट 1938। डायरेक्टर वेडनेसडे से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहां वेडनेसडे उसे धमकाते हुए कहती है, तुम्हारी बेसमेंट में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जल्द ही सबको पता चल जाएगा। डायरेक्टर को कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि वो वेडनेसडे से कहती है, मैंने अपने सारे राज वहाँ दफन किए हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। वेडनेसडे पूछती है, पेशेंट 1938 कौन है और वो तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है? ये सुनकर डायरेक्टर का रंग उड़ जाता है, तो वेडनेसडे कहती है, अब मान लो तुम्हारे सारे राज दफन हैं। वेडनेसडे हॉस्पिटल रूम से निकलती है तो एक नर्स आकर उसे कुछ फूल देती है, जिनके साथ एक नोट पर लिखा होता है, आज रात तुम और इनिड की मौत
होने वाली है। वेंसडे उससे पूछती है, ये तुम्हें किसने दिया? तो वो टेलर की तरफ इशारा करती है। वेंसडे उसकी तरफ भागती है, लेकिन टेलर कहीं छुप जाता है, जिसकी वजह से वेंसडे उसे ढूंढ नहीं पाती। जब वेंसडे अपने डॉर्म में नेवरमोर लौटती है तो वो हैरान हो जाती है कि इनिड, थिंग और वीम्स उसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ वेंसडे ही वीम्स को देख सकती है, जो उसके नेचुरल हैबिटेट में वेंसडे को ऑब्जर्व करने आई है। इनिड उसे टेलर के भागने के बारे में बताती है। शायद वो मर गया, उसे काफी गोलियां लगी थी। वेंसडे उसे बताती है वो मरा नहीं है, जिंदा है और अब वो हम दोनों को मारेगा, इसलिए तुम अपना सामान पैक करके घर चली जाओ। वेंसडे उसे तसल्ली देती है, मैं सब ठीक कर दूंगी। जिस पर इनिड पूछती है, उसे तो तुमने ही भगाया था, अब सब कैसे ठीक करोगी? वेंसडे के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो बस कहती है, मैं लास्ट टाइम भी उससे बच गई थी, इसलिए मुझे उसका कोई डर नहीं है। तभी वहाँ पहले से मौजूद प्रिंसिपल वीम्स की आत्मा वेंसडे से कहती है, इनिड को बता दो कि वो मरने वाली है। जिस पर वेंसडे उसे अपनी बकवास बंद रखने के लिए कहती है। ना तो वेंसडे अपनी दोस्त को समझा पाती है और ना ही प्रिंसिपल को। इनिड भी उसे बातें सुनाकर चली जाती है और प्रिंसिपल काफी खुश होती है कि इनिड ने उसे लाजवाब कर दिया। वेंसडे स्कूल के ग्राउंड में जाती है, जहां वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल डॉट को देखती है, जो हमेशा की तरह नॉन सीरियस लेक्चर दे रहे थे और स्टूडेंट्स को टी शर्ट्स बांटते हुए स्कूल के डे ऑफ द डेड यानी आउटकास्ट डे ऑफ रिमेम्बरेंस की फेस्टिविटीज के लिए एक्साइट कर रहे थे। ये देखकर प्रिंसिपल वीम्स की आत्मा शॉक में चली जाती है कि इसने स्कूल को सर्कस क्यों बना दिया। वेंसडे को देखकर प्रिंसिपल डॉट उससे उसकी तबीयत पूछते हैं, जिस पर वेंसडे उनसे पूछती है, हमारी पुरानी प्रिंसिपल वीम्स के एजाज में आप क्या करने वाले हैं? प्रिंसिपल डॉट बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने बहुत मुश्किल से सब उनके दिमाग और दिल से निकाला है, क्या अभी भी मैं उनके लिए कुछ करूँगा? वेंसडे कोशिश करती है कि वो इवेंट्स कैंसिल कर दें, क्योंकि टाइलर अभी भी शहर में लूज है, लेकिन प्रिंसिपल डॉट रिफ्यूज कर देते हैं। वो बताते हैं कि स्कूल के स्टूडेंट्स खुद को टाइलर से बचा सकते हैं। ये जानकारी सुनकर वेंसडे दौड़ती हुई प्रोफेसर कैप्री के पास जाती है और हमें पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड असल में एक हाइड था। प्रोफेसर कैप्री वेंसडे को आश्वस्त करती है कि उसे उसके असली स्वभाव का पता नहीं था, जब तक कि वह उसे मारने की कोशिश नहीं करता। अपने जेलस मास्टर के आदेश पर जो भी उससे प्यार करता था, वो कभी नहीं बताती कि उसके एक्स का आखिर क्या हुआ। फिर वेंसडे अपनी मॉम से मिलती है, जो उसे टेलर से दूर रहने की एडवाइस देती है, क्योंकि वो जानती थी कि वेंसडे उससे बदला जरूर लेगी। प्रोफेसर कैप्री के साथ हुई बातचीत वेंसडे को ये आइडिया देती है कि वह टाइलर की नई मास्टर बनने की कोशिश करे। यह एक थ्योरी है जिसे वह परस्यू करने के लिए डेड सेट है। उधर इनिड वेंसडे के शक्तिशाली थिंग से कहती है, मैं और वेंसडे अकेले टेलर को नहीं हरा सकते, इसलिए हमें नाइट शेड्स को इकट्ठा करना होगा। वो एजैक्स, बियांका और केंट को इनवाइट्स भेजती है, जिन्हें देखकर एग्नेस, जो शैडोज में छुपकर देख रही थी, सब कुछ नोटिस कर लेती है। उधर एग्नेस, जिसके बारे में हम जानते ही हैं कि वो वेंसडे की कितनी बड़ी फैन है, वो अपनी गायब होने की शक्ति की मदद से वेंसडे से मिलने जाती है और उससे पूछती है, तुम अब कैसी हो? मैं हर रोज तुमसे मिलने हॉस्पिटल जाती थी। वेंसडे उसे ज्यादा भाव नहीं देती तो एग्नेस कहती है, मैं जानती हूँ इनिड नाइट शेड्स की मीटिंग बुला रही है। एग्नेस की वजह से वेंसडे को इनिड का प्लान पता चल जाता है। वेंसडे उस जगह जाती है जहां इनिड ने नाइट शेड्स को मीटिंग के लिए बुलाया था। वहां इनिड उससे कहती है, मैं टेलर को मार कर रहूंगी। वेंसडे कहती है, टेलर जो भी करेगा आज ही करेगा और मेरे पास उसे काबू करने का प्लान है। वेंसडे नाइट शेड्स को अपने प्लान में शामिल करती है और पूरी ग्रुप मिलकर टाइलर को बाहर लाने के लिए एक जाल सेट करती है। वेंसडे अपने प्लान पर अमल करते हुए टेलर को केव में बंद करने की तैयारी कर रही थी। तभी प्रिंसिपल वीम्स की आत्मा उसे समझाती है, ये कोई प्लान नहीं है, तुम्हें उसे कंट्रोल करने की बजाय मार देना चाहिए, लेकिन तुम उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। ये सुनकर वेंसडे को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मुझे टेलर से नफरत है। प्रिंसिपल कहती है, नफरत भी एक फीलिंग है और टेलर को काबू करने के लिए तुम्हें अपनी सारी फीलिंग्स पर काबू पाना पड़ेगा। दूसरी तरफ पग्सले, जो वेंसडे का भाई है, इस बात से परेशान है कि स्लर्प अकेला बाहर है
क्योंकि वो असाइलम से फरार हो गया था। वह चिंतित है कि अगर कोई स्लर्प को पकड़ ले तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अपने बेटे को परेशान देखकर गोमेज अपने बेटे की मदद करने का प्रस्ताव देता है कि वह स्लर्प को ढूंढने में उसकी मदद करे। पिलग्रिम वर्ल्ड में आउटकास्ट डे ऑफ रिमेम्बरेंस के इवेंट के दौरान पग्सले स्लर्प को ढूंढ लेता है। अब स्लर्प लगभग इंसान जैसा दिख रहा था और बोल भी सकता था, क्योंकि उसने जो ब्रेन्स खाए थे उनसे उसे जिंदगी लौट आई थी। जैसे ही पुलिस उनके चारों तरफ घेराबंदी कर देती है, स्लर्प पग्सले से मदद मांगता है ताकि वह भाग सके और उसे दूसरी जिंदगी का मौका देने के लिए धन्यवाद देता है। टेलर जैसे ही वेंसडे को धमकी दी थी उसे पूरा करने के लिए उस जगह पहुंचता है जहां वेंसडे और इनिड नाइटशेड्स के साथ टेलर का इंतजार कर रही थी। वह किसी तरह इनिड तक पहुंच जाता है जो अकेली थी और उसे देखकर भागने लगती है। एक जगह पहुंचकर इनिड रुक जाती है और टेलर पर गन तान लेती है। तभी वहां छुपे सभी लोग बाहर निकल आते हैं और उसे घेर लेते हैं। टेलर को काफी गुस्सा आता है जिससे उसका रूप बदलने लगता है और देखते ही देखते वह एक हाइड बन जाता है। वेंसडे उस पर अटैक करने जाती है तो वह उसे धक्का देकर दूर गिरा देता है। फिर वह इनिड पर अटैक करने लगता है तो वेंसडे उसे रोकने की कोशिश करती है। वेंसडे टेलर से कहती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ मेरे लिए आए हो, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन हम दोनों जानते हैं हम कभी एक नहीं हो सकते थे, इसलिए आज से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। जैसे ही ऐसा लगता है कि वेंसडे टाइलर की नई मास्टर बनने में सफल हो जाएगी, उसी समय एक और हाइड कब्रिस्तान में घुस आता है और टाइलर को पटक देता है। वहाँ वेंसडे की मॉम आती है जो हाइड को किसी और नाम से पुकारती है। मैंने तुम्हें माना भी किया था। यह सुनकर हाइड अचानक शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिस पर वेंसडे काफी हैरान होती है। पता चलता है कि यह हाइड टाइलर की माँ फ्रैंकोइज थी, जिसे हम जान चुके हैं कि पेशेंट 1938 भी वही थी। दूसरी तरफ पग्सले स्लर्प को पकड़ने से बचाने में कामयाब होता है, लेकिन इससे पहले गोमेज भीड़ में स्लर्प को देख लेता है। जैसे ही एपिसोड खत्म होता है, एक फिक्रमंद गोमेज मोर्टिशिया के पास आता है और उसे बताता है कि आइजैक नाइट जिंदा है, जो यह इशारा करता है कि आइजैक का मोर्टिशिया और गोमेज के साथ कुछ पुराना संबंध है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर इनिड की तरफ जाता है, जो फुल मून न होने के बावजूद वेयरवुल्फ में बदलने लगती है। एपिसोड 5 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 6 शुरू होता है जब वेंसडे सबके सामने ब्लैकपिंक पर डांस कर रही होती है, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज उसका कलरफुल आउटफिट और अचानक पर्सनालिटी चेंज होता है। सीन फिर कट होता है 16 घंटे पहले के वक्त पर। हम वापस जाते हैं उस वक्त के तुरंत बाद जब हाइड ने नेवरमोर पर अटैक किया था। वेंसडे, मोर्टिशिया, गोमेज और इनिड डॉट और शेरिफ से मिलते हैं। शेरिफ को सुन के शॉक होता है कि फ्रैंकोइज जिंदा है और वो टाइलर की मॉम है। अब टाउन में 2 हाइड्स घूम रहे हैं। वेंसडे जब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल रही थी, प्रोफेसर ऑर्लॉफ उन्हें रोकते हैं। वेंसडे फ्रैंकोइज के बारे में पूछती है। प्रोफेसर ऑर्लॉफ बताते हैं कि फ्रैंकोइज का एक भाई था जिसका नाम आइजैक था और उनके हिसाब से आइजैक डा विंची और अगस्टस के सबसे ब्रिलियंट मेंटीज में से एक था। आइजैक ने प्रोफेसर ऑर्लॉफ को जिंदा रहने में मदद की थी। प्रोफेसर बताते हैं कि आइजैक को लोगों की परवाह कभी नहीं थी, बस साइंस में दिलचस्पी थी। दुर्भाग्य से आइजैक लैब एक्सप्लोजन में मर गया, लेकिन उसका बॉडी कभी नहीं मिला। वेंसडे प्रोफेसर से बात करके स्लर्प के बारे में सोचती है और तुरंत पग्सले के पास जाती है और उसके ज़ॉम्बी पेट के बारे में सब जानने की इंसिस्ट करती है। पग्सले कहता है कि स्लर्प हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन इस बारे में डैड को मत बताना। वेंसडे उसे बताती है कि उसका नाम आइजैक है। उसका भाई उसे समझाता है कि स्लर्प को बस एक मौका चाहिए था, अब उसे शांति से जीने दो। वेंसडे उसे काफी बातें सुना देती है, जिस पर वो अपनी जेब से एक पिक्चर निकालता है जो स्लर्प की जेब से गिरी थी। वो वेंसडे को फ्रैंकोइज की पिक्चर दिखाता है जो आइजैक ने गलती से गिरा दी थी। वेंसडे एग्नेस को आदेश देती है कि वो आइजैक के बारे में जांच करे। इसी बीच टाइलर एक बिस्तर से बंधा हुआ उठता है। उसकी माँ बताती है कि उसे इस तरह रखना जरूरी है। टाइलर शुरुआत में विरोध करता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। हालांकि जैसे ही वो मुड़ती है, वह
चुपके से खून खांसती है। स्कूल में इनेट ब्रूनो से झूठ बोलती है कि पिछली रात क्या हुआ था। वह नोट करती है कि हाल ही में ब्रूनो को उसकी माँ से कई कॉल्स आ रही हैं। हालांकि वह अपने परिवार की परेशानियों के बारे में बात करने से मना कर देता है। कैप्री बीच में आती है और इनिट से निजी तौर पर बात करना चाहती है। वह चिंता जताती है और इनिट से कहती है, मैंने देखा कल तुम वेयरवुल्फ में बदल गई थी। इनिट यह सुनकर डर जाती है कि अब सबको इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन कैप्री उसे तसल्ली देती है कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। इनिट, जो अब एक अल्फा बन चुकी थी, सोचती है कि अल्फा पूरी जिंदगी अकेले रहते हैं, लेकिन टीचर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस दौरान वेडनेसडे अपनी ग्रैंड मॉम के पास जाती है और उनसे अपनी साइकिक एबिलिटीज वापस पाने में हेल्प मांगती है। हेस्टर उसे नेवरमोर की लेजेंडरी रेवन रोसलिन रॉटवुड के बारे में बताती है। रोसलिन उसी कॉटेज में रहती थी जहां एडम्स परिवार नेवरमोर में रह रहा है। हेस्टर वेडनेसडे को सावधान रहने की वार्निंग देती है। वेडनेसडे कर्फ्यू इग्नोर कर देती है और सेमेट्री जाती है रोसलिन का ग्रेव चेक करने। एनिड उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि पूरा डॉम पनिश हो और गाला मिस हो जाए। ऑब्वियसली वेडनेसडे नहीं सुनती। वेडनेसडे कब्रिस्तान जाकर अपनी नानी की बताई हुई ग्रेव पर लिखा स्पेल पढ़ती है और रोसलिन से मिलती है। रोसलिन वार्न करती है कि वेडनेसडे की एरोगेंस उसकी अनडूइंग होगी। वेडनेसडे टेम्परेरी साइड मांगती है, कहती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए स्लर्प और उसकी बहन को ढूंढने के लिए। वेडनेसडे आत्मा की बातें मानकर अपना हाथ एक कैंडल पर रखती है। आत्मा उसे कहती है कि हाथ पीछे मत हटाना वरना इसकी कीमत तुम चुकाओगी। इनिट जल्दी से वेडनेसडे को ढूंढने जाती है और उसे वापस खींचती है, लेकिन तब तक वेडनेसडे इंस्क्रिप्शन रिसाइट कर चुकी होती है। नेचुरली विजन इंटरप्ट हो जाता है। इनिट घबराने लगती है, लेकिन वेडनेसडे शांत रहती है। वह इनिट से कहती है कि थोड़ी चुप्पी बनाए रखो, लेकिन यह करना आसान नहीं होता। दोनों बाहर जाती हैं। इनिट रंगों वाली कॉफी पीती है तो एग्नेस कहती है कि उसे रंगों से एलर्जी है, लेकिन इनिट उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। एग्नेस उसके व्यवहार पर काफी हैरान होती है, इसलिए वह दोबारा उससे बात करने की गलती नहीं करती, लेकिन इनिट की बात न मानने की वजह से उसे असल में एलर्जी हो जाती है। इनिट को एहसास होता है कि वेडनेसडे सच में रंगों से एलर्जिक है। मोर्टिशिया उसे रेमेडी देने में मदद करने की पेशकश करती है और कुछ अजीब महसूस करती है। उधर इनिट के शरीर में मौजूद वेडनेसडे एक बार फिर कब्रिस्तान जाती है, जहां वह फिर से मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन एक्स प्रिंसिपल की आत्मा उसे कहती है, तुम एक बार फिर गलती दोहरा रही हो। वेडनेसडे परेशान होकर पूछती है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? तो आत्मा उसे बताती है कि 2 रेवंस पहले ऐसा कर चुके हैं और उनकी 24 घंटों में मौत हो गई थी। इसलिए आत्मा कहती है, तुम भी अब अपनी और इनिट की मौत के लिए तैयार हो जाओ। उधर जूडी के घर पर आइजैक उसे मार देता है और धीरे धीरे अपना ह्यूमन रूप वापस पाता है। फिर वह गैल्पिन के पुराने घर लौटता है और बेसमेंट में एक सीक्रेट एंट्रेंस ढूंढता है। वहाँ वह फ्रैंकोआस और टाइलर से फिर से मिलता है। टेलर की माँ खुद पर हुए एक्सपेरिमेंट की वजह से काफी बीमार हो रही थी, जिसे देखकर स्लर्प कहता है, मैंने डायरेक्टर को मार दिया है और अब मैं उसकी मशीन से तुम्हें ठीक करके बचा लूंगा, लेकिन इससे पहले उसे नेवरमोर जाना होगा। टाइलर इस प्लान को लेकर अनसर्टेन है, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए वह इसके साथ चला जाता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, वेडनेसडे और इनिट अजीब व्यवहार करती रहती हैं। कैप्री म्यूजिक रूम में इनिट को पाती है और फिर से अल्फा वाले मुद्दे पर बात करती है। वेडनेसडे को सुनकर शॉक होता है कि उसकी बेस्टी ने इतना बड़ा सीक्रेट छुपा रखा था। बाहर जाते समय वेडनेसडे रोज़ेलाइन का पोर्ट्रेट देखती है और उसे याद आता है कि उसकी नानी ने क्या बताया था। वह कॉटेज जाती है और सेंस रूम में रोज़ेलाइन की चीजों को देखती है। उसे मोर्टिशिया की किताबें मिलती हैं और वह सोचती है कि उसकी माँ कब से लिख रही थी। रोज़ेलाइन की गोस्ट सामने आती है और चेतावनी देती है कि अगर वह जिंदा रहना चाहती है तो उसे इनिट की लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट डॉन तक पता लगाना होगा। मोर्टिशिया हैरान होती है कि इनिट वहाँ घूम रही है, लेकिन मान लेती है कि वेडनेसडे ने उसे भेजा है। डॉर्म में थिंग इनिट को बताता है कि वह एक सपोर्ट ग्रुप में जा रहा है। हमेशा की तरह इनिट सपोर्टिव रहती है। वह वेडनेसडे के नॉवेल को पढ़ने का फैसला करती है,
लेकिन हर्ट और डिसअपॉइंटेड होती है कि वेंसडे ने उसे किताब में कैसा डिस्क्राइब किया है। हर्ट होकर वह वेंसडे से रिवेंज लेने के लिए रंगीन आउटफिट पहनकर पूरे स्कूल के सामने डांस करती है। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से वह बेहोश हो जाती है। दूसरी जगह वेंसडे ब्रूनो को उसकी गर्लफ्रेंड से बात करते सुनती है। वह उसे छोड़ देती है। एग्नेस वेंसडे से मिलने आती है और नोटिस करती है कि वह अजीब बिहेव कर रही है। वह ब्रेकअप और वेंसडे की प्रीमोनिशन का जिक्र करती है। इनिड को शॉक होता है जब उसे पता चलता है कि वेंसडे ने उससे बहुत कुछ छुपा रखा था। वह एग्नेस पर गुस्सा हो जाती है और उसका दिल तोड़ देती है। इससे एग्नेस थिंग के साथ उसी सपोर्ट ग्रुप में शामिल हो जाती है। वह बताती है कि वह हर्ट है, नेवरमोर में कोई उसे नहीं देखता। वहीं थिंग अपने पास को जानने की इच्छा साझा करता है। प्रोफ ऑर्लॉफ के एनकरेजिंग वर्ड्स ग्रुप को चीयर अप करते हैं। डिनर में इनिड को एडम्स के क्वेश्चनेबल डेलिकेसी खाने में मुश्किल होती है। खाना देखकर इनिड को वॉमिट आती है। उसी वक्त एक्स प्रिंसिपल वीन्स की आत्मा मॉम के सामने आकर उनको सब कुछ बता देती है। मोर्टिशिया और गोमेज बच्चों को झूठ बोलने के लिए पकड़ते हैं और पग्सले आइजैक के बारे में सच बताता है। मोर्टिशिया चिंता करती है कि वेंसडे अपना दिमाग खो चुकी है। नेवरमोर में आइजैक प्रोफ ओरलॉफ से मिलता है और उस पावर सोर्स को ले जाता है जो उसे अलाइव रख रही थी। वह प्रोफ ओरलॉफ का ब्रेन भी खा जाता है और एग्नेस इसे देखकर शॉक हो जाती है। थैंकफुली आइजैक उसे इनविजिबल फॉर्म में नहीं देख पाता। वह आइजैक का पीछा करती है और उसे टाइलर और फ्रैंकवास से मिलते देखती है। वह सीक्रेटली कार के बूथ में छिप जाती है और जूडी की बॉडी देखती है। वह एनिड को कॉल करके सब कुछ बताती है और अपनी लोकेशन भी शेयर करती है। वेंसडे और एनिड एग्नेस को बचाने के लिए रश करती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आइजैक विलो हिल वापस जा रहा है, दुर्भाग्य से टाइलर एग्नेस को सेंस कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। ठीक उस समय जब फ्रैंकवास को बचाने के एक्सपेरिमेंट की तैयारी हो रही थी, वेंसडे और इनिड एक्सपेरिमेंट को इंटरप्ट करती हैं ताकि एग्नेस को बचाया जा सके। अपनी फ्रेंड्स को बचाने के लिए वेंसडे स्टिल इनिड के बॉडी में वुल्फ में बदल जाती है। वह टाइलर को नियरली मार डालती है, लेकिन फ्रैंकॉज उसे हाइड में बदलने से रोकती है। गर्ल्स लैब एक्सप्लोड होने से ठीक पहले निकल जाती हैं। उस ऑर्डियल के बाद एग्नेस राहत महसूस करती है कि उसके फ्रेंड्स ने बॉडी स्वैप की है। वेंसडे और इनिड रोजलीन की ग्रेव पर वापस जाती हैं और एक दूसरे के सीक्रेट्स शेयर करती हैं। पता चलता है कि वेंसडे अपनी माँ को डिसअपॉइंट करने से डरती है, जबकि इनिड अकेली होने से डरती है। वे एक दूसरे से सीखने वाले स्ट्रेंथ्स भी साझा करती हैं और आखिरकार वापस स्विच हो जाती हैं। वीन्स सामने आती हैं और वेंसडे को वार्न करती हैं कि प्रीमोनिशन बदल गई है। वह बताती हैं कि वेंसडे की एक्शंस ने एक एडम्स की लाइफ को डेंजर में डाल दिया है, लेकिन सवाल ये है कौन सा एडम्स मरने वाला है। और इसी के साथ वेंसडे सीजन 2 का एपिसोड 6 यही खत्म होता है। एपिसोड 7 15 साल पहले के फ्लैशबैक से शुरू होता है, जब डॉट की मुलाकात गिडियन से फ्लोरिडा में हुई थी। उस समय गिडियन एक वॉश्ड अप एक्टर था और बारटेंडर का काम कर रहा था। मगर एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका होता है नेवरमोर से जुड़ा। प्रिंसिपल डॉट की असली सच्चाई सामने आ जाती है और वो किसी ने सोची भी नहीं थी। पता चलता है कि डॉट वही शख्स है जिसने मॉर्निंग सॉन्ग कल्ट की नींव रखी थी। प्रेजेंट में डॉट को पता चलता है कि बियांका और उसकी माँ स्कूल की प्रॉपर्टी पर छिपी हुई हैं। डॉट यह रिवील करता है कि वह बर्ड सॉन्ग है और वही है जिसने गिडियन और गैब्रियल को मिलवाया। अब वह चाहता है कि बियांका अपनी सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करके गाला के लिए डोनेशंस जुटाए। वेंसडे ने अपनी प्रेमोनिशन का रास्ता बदलकर इनिड को तो बचा लिया है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। एडम्स फैमिली का एक सदस्य अब मौत के लिए निशानजदा है और भले ही इनिड ने फिलहाल अपनी काली किस्मत से बचाव कर लिया हो, मगर वो अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। बिना वक्त गंवाए वेंसडे अपनी नई विजन वाली बात इनिड से शेयर करती है और फिर तुरंत टाइलर, फ्रांसॉस और आइजैक की तलाश में लग जाती है। उसकी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है अपने ही घर से, अपने माता पिता से। उसे पता चलता है कि गोमेज उसके पिता न सिर्फ आइजैक के पुराने रूममेट थे, बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्त भी। गोमेज हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहता था कि लोग उसके रूममेट की तेज दिमाग का फायदा उठा सकते हैं। वेंसडे अपने पेरेंट्स को बताती है कि फ्रैंकवास ने शहर छोड़ने के बारे में झूठ बोला था। इनिड के साथ वो फ्रीकी फ्राइडे स्टाइल मोमेंट के बाद वेंसडे को एक बड़ा
बड़ा सीक्रेट पता चलता है उसकी माँ मोर्टिशा भी कभी राइटर थी, लेकिन जब ग्रैंड मामा ने उसकी पहली स्टोरी को ठुकरा दिया और बहुत ठंडे दिल से उसे रिजेक्ट कर दिया, तो मोर्टिशा ने हमेशा के लिए राइटिंग छोड़ दी और अपने अंदर उस हिस्से को बंद कर लिया। लेकिन पास्ट हमेशा छुपा नहीं रहता। गाला के दौरान ही एक और काली परछाई इस इवेंट पर छा जाती है। प्रोफेसर ऑर्लॉफ की अचानक हुई मौत पूरे माहौल को हिलाकर रख देती है। नेवरमोर की हॉलवेज में हलचल फैल जाती है। हर तरफ बेचैनी और अनीस छा जाती है। हवा तक भारी और डरावनी लगने लगती है। लेकिन डॉट हमेशा की तरह चालाक और रूथलेस इस ट्रेजेडी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देता। वो सच्चाई को छुपा लेता है और एक पॉलिश्ड फसाद के पीछे ग्रिम रियलिटी को दबा देता है। बाहर से सबको ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और गाला वैसे ही चलता रहता है। अपना कंट्रोल पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए डॉट एक और कदम उठाता है। ऑप्टिक्स और परसुएजन की अपनी मास्टरी का इस्तेमाल करके वो शेरिफ से डील करता है। पुलिस अग्री करती है कि कैंपस सिक्योरिटी अब उनके कंट्रोल में रहेगी। इससे डॉट को डबल फायदा मिलता है। एक तरफ वो अपनी स्कीम्स को बिना रोक टोक आगे बढ़ा सकता है और दूसरी तरफ सबको ये इल्यूजन दे सकता है कि ऑर्डर और सुरक्षा अब भी कायम है। इसी बीच वेंसडे की विजन भी अचानक बदल जाती है। पहले उसे लगा था कि इनिड ही डेंजर में है और उसी को बचाने के लिए उसने अपनी प्रीमोनिशन की आउटकम बदल दी थी। वो सोच रही थी कि उसने डेस्टिनी को ट्रिक कर लिया है और अपनी दोस्त की जान बचा ली है। लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ा सच खुलता है। किस्मत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। नया विजन दिखाता है कि सैक्रिफाइस के लिए मार किया गया इंसान अब कोई और नहीं बल्कि एडम्स फैमिली का ही एक मेंबर है, पग्सले। यानी एक तरफ उसका भाई मौत के निशान पर है और दूसरी तरफ इनिड भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। स्कूल में ब्रूनो एक बार फिर कोशिश करता है कि इनिड उसे माफ कर दे और वापस अपना ले, लेकिन इनिड इस बार बिल्कुल साफ बोल देती है अब कोई सेकंड चांस नहीं है। ठीक उसी वक्त प्रोफेसर कैप्री गुस्से में आकर उसे डांटती है। कैप्री का कहना है कि बार बार लुपिन केजेस से बाहर निकल जाती है और फुल मून अब बहुत पास है। वो वार्निंग देती है कि ये खेल नहीं है, रिस्क पहले से कहीं ज्यादा है। कैप्री खुलकर सच बताती है, एक अल्फा वुल्फ अगर फुल मून की रोशनी में अपने इंस्टिंक्ट्स के आगे हार मान ले और पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाए तो बहुत बड़ा खतरा है कि वो कभी इंसानी रूप में वापस ना आ सके और ऐसे वुल्फ्स का अंजाम और भी ज्यादा डरावना होता है। उन्हें उनके अपने ही पैक के हाथों मार दिया जाता है। इनिड भले ही अभी वेंसडे की विजन से बच गई हो, लेकिन असली स्ट्रगल तो अब शुरू होने वाला है। इसी बीच गैल्पिन हाउस में माहौल बहुत टेंस है। टाइलर अपना सामान पैक कर रहा होता है जबकि उसकी मॉम फ्रैंकॉस की हालत और बिगड़ रही होती है। उसकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं और इसी मजबूरी में आइजैक एक डार्क स्टेप लेता है। वो वेट्स ऑफिस में घुसकर डॉक्टर को मार देता है और टाइलर और फ्रैंकॉस के बीच एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है। कुछ घंटों बाद वेंसडे वहाँ क्लूज ढूंढने पहुँचती है। प्रिंसिपल वीन्स फ्रैंकॉस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती के किस्से सुनाती रहती है, लेकिन असली डिस्कवरी थिंक करता है एक हिडन बेसमेंट। अंदर वेंसडे को फ्रैंकॉस बहुत इल हालत में मिलती है और उसके पास समय खत्म हो रहा होता है। थिंक की मदद से वेंसडे मौत के पीछे जाती है और एक बंकर तक पहुंचती है, लेकिन वो खाली होता है। वहाँ बस पिल बॉटल्स और एक ब्लड स्टेन्ड हैंडकरचिफ बिखरे पड़े होते हैं। तभी उसे दूसरा मौत मिलता है जो अपने होस्ट की लाश में एग्स देता है। इसका मतलब साफ था, अब आइजैक खुद एक डेडली हंट का टारगेट है। इधर एजैक्स को बियांका और उसकी मॉम पर शक होता जा रहा है। जब वो पूछता है तो बियांका झूठ बोल देती है कि उसकी मॉम टाउन छोड़ गई क्योंकि गिडियन वापस आ गया है। वो एजैक्स से मैटर छोड़ देने को कहती है, लेकिन आयक्स की चिंता और बढ़ जाती है। उसी वक्त हेस्टर वेंसडे से मिलने आती है और कैजुअल अंदाज में कहती है कि वो खुद डॉट को इंसल्ट करने के लिए एक्साइटेड है। वो वेंसडे को इनवाइट भी करती है कि समर उसके साथ बिताए। डॉट का अगला टारगेट ग्रैंड मामा होती है। वो नेवरमोर के एक्सपेंशन का प्लान बताता है और फ्रम टावर के नाम पर उसे ट्रैप करने की कोशिश में होगा। डॉट के ऑफिस में हालात और बिगड़ जाते हैं। जब ग्रैंड मामा साफ मना कर देती है तो डॉट बियांका को फोर्स करता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे। नतीजा ये निकलता है कि ग्रैंड मामा अपनी पूरी एस्टेट नेवरमोर को डोनेट कर देती है। जैसे जैसे गाला पास आता है टेंशन्स और बढ़ जाती हैं। वीम्स एशिया को वार्न करती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ग्रैंड मामा मिलकर हमेशा के लिए वेंसडे को उससे दूर कर देंगे। ग्रैंड मामा खुद वेंसडे को इनवाइट करती है कि वो समर उसके साथ
साथ बिताए। ये सुनकर मोर्टिशिया और बेचैन हो जाती है। लूपिंग केजेस में इनेड वेंसडे से प्रॉमिस करवाती है कि अगर वो कभी वुल्फ के रूप में कंट्रोल खो दे तो वेंसडे उसे ढूंढे और बचाए। वेंसडे बिना झिझके अग्री कर जाती है। तभी एजेक्स आकर बताता है कि बियांका खतरे में है, गिडियन पास ही है और उसकी मॉम गायब हो गई है। वेंसडे सबको इंस्ट्रक्ट करती है कि प्रिटेंड करो जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो साफ करती है, इस केस को मैं खुद सॉल्व करूंगी। एडम्स फैमिली हेस्टर को कन्फ्रंट करती है, लेकिन वो मॉक करती है, खासकर गोमेज को, ये कहकर कि उसने अपनी पावर्स खो दी हैं। वेंसडे बियांका को कॉर्नर करती है और उससे सच उगलवाती है, लेकिन बियांका तुरंत अपनी सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करके वेंसडे की मेमोरी इरेज कर देती है। उसे ये नहीं पता था कि एग्नेस सब सुन रही थी। बाद में एग्नेस वेंसडे को सब याद दिलाती है और अपनी लॉयल्टी प्रूव करती है। दूसरी साइड पर टाइलर का ट्रांसफ्यूजन असली प्लान रिवील करता है। फ्रैंकोइस और आइजैक का मेन लक्ष्य एडम्स फैमिली से बदला लेना है। इस बीच फिलीपींस से सोफिया आती है और ब्रूनो के पीछे पड़ जाती है, जिससे इनेड उसका रिश्ता खत्म कर देती है। हार्ट ब्रोकन इनेड को एग्नेस रोते हुए मिलती है। इनेड उसे कंफर्ट करती है और एनकरेज करती है कि वो खुद के लिए खड़ी हो। दोनों इमोशनल पल शेयर करते हैं और साथ डांस करते हैं। गाला के दौरान डॉड की क्रूएल्टी अपने पीक पर पहुंच जाती है। वो बियांका की मॉम को लॉक करता है और गिडियन को सबके सामने आग में जला देता है। इवेंट ऐसे ही चलता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन वेंसडे, एजैक्स, इनेड और एग्नेस अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। एजैक्स बियांका की मॉम को रेस्क्यू करता है। इनेड और एग्नेस डांस रूटीन से क्राउड डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इसी बीच एग्नेस डॉट की प्राइस पोजेशन चुरा लेती है, वो खास कोरिंथियन मेटल पॉकेट वॉच जो उसे सायरन पावर से इम्यून बनाता था। वॉच हाथ से जाते ही और मॉम सेफ होते ही बियांका मौका पकड़ लेती है। वो अपनी सायरन सॉन्ग का यूज करके डॉट को एक्सपोज करती है। डॉट अपने क्राइम्स खुद कन्फेस कर देता है और फिर बियांका को थ्रेटन करता है। वो फायरिंग करता है जिससे ऊपर लटका शैंडलियर ढीला हो जाता है, लेकिन आइजैक सही वक्त पर अपना हैट उतारकर अपनी गॉर्गन पावर्स अनलीश करता है और डॉट को पत्थर बना देता है। शैंडलियर गिरता है और पत्थर बना डॉट चकनाचूर हो जाता है। लेकिन भले ही डॉट खत्म हो गया, असली खतरा अभी बाकी है। आइजैक चुपके से नेवरमोर में घुसता है और पग्सले को किडनैप कर लेता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 8 कहानी की शुरुआत होती है वेंसडे के इनर थॉट्स से। वो सोच रही होती है कि पास्ट कभी सच में खत्म नहीं होता, वो हमेशा किसी न किसी रूप में वापस आता है। स्कूल में भी माहौल भारी है। वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स गाला में मौजूद थे उन्हें तुरंत घर भेज दिया गया है और बाहर शेरिफ भी उसी सवाल से परेशान है, आखिर कोई पग्सले को क्यों किडनैप करेगा। ये बीच प्रिंसिपल वीम्स मोर्टिशिया को सलाह देती है कि वो अपनी मॉम से हेल्प ले और रेवन एबिलिटीज को जागृत करे। हालात अब डेस्परेट हैं और उन्हें डेस्परेट मेजर्स की जरूरत है। मोर्टिशिया अपनी रेवन एबिलिटीज को इस्तेमाल करने के लिए मदद मांगती है और ग्रैंड मामा तुरंत मान जाती है। मोर्टिशिया, वेंसडे और ग्रैंड मामा एक क्रिस्टल बॉल के चारों तरफ सर्कल बनाकर रिचुअल शुरू करती हैं। धीरे धीरे धुंधले साए और अजीब एनर्जी कमरे को भरने लगते हैं और फिर सामने आता है अतीत का एक विजन जिसमें यंग मोर्टिशिया और गोमेज एक गुप्त जगह पर आइजैक का बॉडी स्कल ट्री के नीचे दबा रहे हैं। रिचुअल के बाद वेंसडे अपनी माँ से सच जानने के लिए पूछती है। कोई रास्ता न होने पर मोर्टिशिया आखिरकार बताती है कि आइजैक एडम्स फैमिली से नाराज क्यों है। वेंसडे अपनी माँ से जानना चाहती है कि आइजैक की मौत में उनका असली रोल क्या था और इसी पर मोर्टिशिया आखिरकार बताती है कि सालों पहले क्या हुआ था। आइजैक ने पग्सले को अपनी इलेक्ट्रीफाइंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करने के लिए लिया ताकि वह एक मशीन को पावर कर सके जिससे उसकी बहन फ्रैंकोइस को उसके हाइट पावर से ठीक किया जा सके। पहले उसने गोमेज को भी एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए ट्रिक किया था क्योंकि मशीन को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी। जब मोर्टिशिया ने सच जाना तो एक्सपेरिमेंट काफी आगे बढ़ चुका था। वह समय पर पहुंचकर मशीन सैबोटाज करती है जिससे लैब में एक्सप्लोजन हो जाता है। इस प्रोसेस में आइजैक मर जाता है, फ्रांसुआज बच जाती है और गोमेज अपनी एबिलिटीज हमेशा के लिए खो बैठता है। बाद में अगस्टस ने गोमेज और मोर्टिशिया को थ्रेटन किया और आइजैक की बॉडी को सीक्रेटली स्कल ट्री के पास दफना
दफनाने के लिए मजबूर किया। असल में आइजैक ने ग्रेव गोमेज के लिए तैयार की थी, लेकिन खुद ही वहीं दफन हो गया। मोर्टिशा और गोमेज उस रात लैब में थे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक्सपेरिमेंट को रोकना और फ्रांसोइस को बचाना था। प्रेजेंट में आइजैक अपनी बहन फ्रांकोइस को बचाने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले कि वह मर जाए। उसे पग्सले की एबिलिटीज की जरूरत थी मशीन को पावर करने के लिए, और साथ ही वह एडम्स फैमिली से बदला भी लेना चाहता था। पग्सले के किडनैपिंग के अगले सुबह स्टूडेंट्स अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। एजैक्स और इनिड को आखिरकार क्लोजर मिलती है और एग्नेस भी अपने गुड बाइज कहती है। फुल मून आने वाला होने के कारण इनिड अभी नहीं जा सकती, उसे खुद को लुपिन केजेस में लॉक करके शांत रहना पड़ता है। इस बीच आइजैक अपनी सिस्टर को बचाने की तैयारी करता है, लेकिन वह उससे एक फेवर मांगती है। वह टाइलर से कहते हैं कि वह एक फेक ट्रेल छोड़े ताकि पुलिस को नेवरमोर से दूर किया जा सके। वेंसडे शेरिफ को वार्न करने की कोशिश करती है कि यह ट्रैप है, लेकिन वह नहीं सुनती। यूजीन का इस्तेमाल मैसेंजर के रूप में करके आइजैक वेंसडे को एक स्नो ग्लोब भेजता है जिसमें स्कल ट्री है और नीचे मिडनाइट लिखा है। मीटिंग का प्लेस और टाइम तय हो जाता है। वेंसडे अपनी मदर की वार्निंग को इग्नोर करती है और सीधे आइजैक के ट्रैप में चली जाती है। वेंसडे आइजैक को चकमा देने की कोशिश करती है और थिंग को लेकर वुड्स में जाती है ताकि वह आइजैक को रोक सके। उसे क्रॉसबो से लैस करती है। जब थिंग एरो शूट करता है, आइजैक अपने हैंड से एरो को डिफ्लेक्ट कर देता है और टाइलर वुड से निकलकर थिंग को ट्रैप कर देता है और उसे केज में बंद कर देता है। आइजैक रिवील करता है कि थिंग असल में उसका खुद का सेवर्ड राइट हैंड है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि मोर्टिशा ने आइजैक का हाथ काटा था ताकि वह गोमेज को बचा सके। उस पावर सर्ज और एक्सप्लोजन ने आइजैक की मौत के साथ साथ उसके हाथ को एनिमेट कर दिया, जिससे थिंग का जन्म हुआ। आइजैक थिंग को फिर से अपने रिस्ट पर अटैच करने की कोशिश करता है ताकि वह खुद को कंप्लीट कर सके। वेंसडे फाइट में जुट जाती हैं, लेकिन आइजैक अपने रिस्टोर्ड हैंड से वेंसडे को स्कल ट्री के नीचे बेरी कर देता है। फॉर्चुनेटली एग्नेस वेंसडे को वुड्स में फॉलो कर चुकी थी और वह मदद लेने के लिए इनिड के पास जाती है। इनिड और एग्नेस मिलकर वेंसडे को समय रहते बचाते हैं। इस प्रोसेस में इनिड को फुल मून के दौरान वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, जिसका मतलब था कि वह अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रही थी और बाद में वापस नॉर्मल ह्यूमन में बदल नहीं सकती। वेंसडे एग्नेस से कहती है कि वह इनिड को ट्रैक करे, जबकि वह और उसके पेरेंट्स पग्सले को बचाते हैं। इसैक, फ्रांसोइस और टाइलर फिर से लूमिंग आयोगा टावर लौटते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के इरादे से जो पहले डिजास्टर में खत्म हुआ था। अपने कटे हुए हाथ को जोड़ने के बाद वह तेजी से हर डिटेल को ऑर्केस्ट्रेट करता है, जबकि टाइलर पग्सले को रोककर उसे मशीन में सही पोजीशन में रखता है। लेकिन एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट इसैक की प्लान्स में डिस्ट्रप्शन ला देता है। फ्रांकोइस थकी और रिजाइंड कहती है कि वह अब बचना नहीं चाहती, उसके लिए समय खत्म हो चुका है, लेकिन वह टाइलर के लिए उम्मीद बनाए रखती है कि उसे बचाया जा सकता है। उसकी प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए इसैक फोर्सफुली टाइलर को ऑपरेटिंग टेबल पर बांध देता है और मशीन को एक्टिवेट करता है। स्पार्क्स उड़ते हैं और एनर्जी पूरे रूम में पल्स करने लगती है, जो डेडली प्रोसीजर की शुरुआत का संकेत है। जब गोमेज, मोर्टिशा और वेंसडे पहुंचते हैं, एक्सपेरिमेंट पहले ही शुरू हो चुका होता है। इसैक के डेडली प्लान के सामने वेंसडे डिसाइसिवली एक्ट करती है। वह टाइलर को उसकी रिस्ट्रेंट से फ्री कर देती है और उसे इसैक और फ्रांकोइस की तरफ दौड़ने देती है। वेंसडे और मोर्टिशा मिलकर पग्सले को फ्री करने की कोशिश करती हैं। खेओस में टाइलर अपने हाइड इंस्टिंक्ट्स के असर में आ जाता है और मॉन्स्ट्रस रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रांकोइस अपने भाई को बचाने के लिए अपनी खुद की हाइड पावर्स को एम्ब्रेस करती है, जिससे सीन और भी केओटिक हो जाता है। तीनों मॉन्स्टर्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं, जबकि वेंसडे और मोर्टिशा आइजैक के रिलेंटलेस अटैक्स को रोकने की कोशिश करती हैं। टावर इस फ्यूरी को सहन नहीं कर पाता और मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है। डेब्री और फायर हर तरफ उड़ते हैं। बाहर पुलिस आते हैं और आफ्टरमैथ को विटनेस करते हैं। कोर्टयार्ड में स्टैचू के ऊपर इम्पेल होते हुए फ्रांसोइस गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मोर्टिशा भी मर गई होगी,
लेकिन एडम स्टाइल में दिखावे के पीछे सच अलग होता है। रबल के बीच वेंसडे, मोर्टिशिया, पग्सले और गोमेज कॉन्शियसनेस रिगेन करते हैं, थके हुए लेकिन जिंदा। इसैक अभी भी खतरा है और वेंसडे को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही लगता है कि इसैक जीत जाएगा, थिंग इंटरवीन करता है। पहले लॉयल लगने वाला हाथ अपने मास्टर के खिलाफ हो जाता है और इसैक के साथ लड़ता है। अंत में थिंग इसैक का मैकेनिकल हार्ट तोड़ देता है, की मौत हो जाती है और खुद को फ्री कर लेता है। बैटल खत्म होती है, लाइस बच जाती हैं, खतरे खत्म हो जाते हैं, लेकिन नुकसान साफ दिखता है। टावर रून्स में है। एडम्स फैमिली थके हुए लेकिन जिंदा है। आयोगा टावर में हुए केओस के अगले सुबह वेंसडे थिंग से पूछती है कि अब जब वह अपनी ओरिजिन की सच्चाई जान गया है तो वह अपना भविष्य क्या चुनता है। हमेशा की तरह लॉयल, थिंग चुनता है कि वह वेंसडे के साथ ही रहेगा। इसी बीच एग्नेस आती है और वेंसडे को अलविदा कहती है, साथ ही उसे इनेट की आखिरी जगह के बारे में बताती है। टाइलर एक सेमेटरी में कैप्री से मिलता है। कैप्री उसे डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे अपने हाइड कम्युनिटी में शामिल होने का मौका देती है। खुद भी वुल्फ होने के बावजूद कैप्री का पिता एक हाइड था, जिससे उसे यह रेयर एबिलिटी मिली कि वह दोनों रूपों में रह सकती है। वह टाइलर को एक ऐसी पैक का वादा करती है जिसमें मास्टर की जरूरत नहीं है और उसे बिलोंगिंग की उम्मीद देती है। नेवरमोर में जीवन धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूटीन में लौटता है। यूजीन पग्सले को ब्रेक के दौरान मिलने के लिए बुलाता है और दोस्ती का ऑफर देता है, जबकि मोर्टिशिया वेंसडे को आंट ओफिलिया का जर्नल देती है, एक कदम जो वेंसडे के परिवार और पावर्स को वापस पाने की दिशा में है। घर जाने से इनकार करते हुए वेंसडे अंकल फेस्टर को बुलाती है ताकि वह इनेट को ढूंढने और बचाने में मदद करे। जर्नी के दौरान वेंसडे जर्नल पढ़ती है और उसमें एक डरावना चित्र देखती है, एक महिला जो ब्लड टीयर्स बहा रही है और अपने आंट के विजन का सामना कर रही है। इसी समय हेस्टर एक सीक्रेट बेसमेंट खोजती है जहां ओफिलिया वेंसडे के संभावित खतरे के बारे में वार्निंग्स लिखती है। सीजन इसी क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है। वेंसडे अपनी जर्नी जारी रखती है, एंट ओफिलिया के जर्नल के साथ विजन्स के गाइडेंस में और नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार। उसकी आंट अभी भी जिंदा है लेकिन कैप्टिव है। इनेट का हाल अभी भी अनसर्टेन है और नेवरमोर के मिस्ट्रीज अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। लेकिन सीजन 2 यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।